हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री लर्नोपीडिया। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री काफ़ी छोटा और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री में कभी कभी 6 से 8 नंबर तक का आ जाता है, यानी 6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं CSIR नेट में। गेट में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जेम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे, इसको जल्दी ही कंप्लीट करेंगे हम लोग सरफेस केमिस्ट्री को आराम से, और फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करते चलेंगे। तो 6 से 8 नंबर तक का इम्पोर्टेंट है ये, इसीलिए आप लोगों को पढ़ना है। अब बात आती है कि सरफेस केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते क्यों हैं। तो सरफेस केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए अगर हम लोग देखें कि हमारा एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है कि औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण की वजह से वर्ल्ड वाइड जो हैवी मेटल्स हैं वो हैवी मेटल्स एक्सेसिव वे में रिलीज़ हो रही हैं। तो इन एक्सेसिव वे में रिलीज़ होने की वजह से हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड होता है, वाटर पॉल्यूटेड हो रहा है। और ये जो हैवी मेटल्स हैं, जैसे हमारे पास मरकरी हो गया, आर्सेनिक हो गया, तो और निकेल, जिंक, कॉपर, इस तरीके की ये जो मेटल्स होती हैं ये टॉक्सिक मेटल्स होती हैं, और इनको इतने आसानी से हम लोग डिटॉक्सीफाई नहीं कर सकते हैं, डिग्रेडेड नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या होता है, हमारे एनवायरनमेंट को भी हानि पहुंचाते हैं और हमारे हेल्थ को भी हानि पहुंचाते हैं। तो डिटॉक्सीफिकेशन के लिए क्या करते हैं, कुछ डिटॉक्सीफिकेशन के लिए कुछ हमारे पास मेथड्स होते हैं। तो उन मेथड्स में हमारे पास एडजॉर्प्शन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, आयन एक्सचेंज मेथड होता है, और रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस है। कई इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रीटमेंट्स भी होते हैं, जिनमें से एक हमारे पास एडजॉर्प्शन मेथड भी है। तो एडजॉर्प्शन मेथड यानी इसका अगर हम लोग इंडस्ट्रियल वे में यूज़ देखें कि हम लोग सरफेस केमिस्ट्री पढ़ते क्यों हैं, तो सरफेस केमिस्ट्री पढ़ने का रीज़न मैं बता चुका हूं कि क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एनवायरनमेंट को अगर अच्छा बनाना है, डिटॉक्सीफाई करना है, तो हम लोग कुछ ऐसे एड्जॉर्बेंट लेते हैं जिस वजह से हम इन सब चीज़ों को डिटॉक्सीफाई कर पाते हैं। और इस तरीके की जो डिटॉक्सीफिकेशन फिनोमेना होती है वो एडजॉर्प्शन होता है। इसीलिए हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में एडजॉर्प्शन की बात करते हैं, एब्जॉर्प्शन नहीं, एडजॉर्प्शन ना कि एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है। तो अब बात आती है कि इन दोनों में डिफरेंस होता क्या है। तो इन दोनों में अगर डिफरेंस की बात करें तो एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेना है। एडजॉर्प्शन क्या है, एक सरफेस फिनोमेना है, दिस इज सरफेस फिनोमेनन। और एब्जॉर्प्शन क्या है, एक बल्क फिनोमेना है। ये क्या है, बल्क फिनोमेना है। तो सरफेस पे तो देखो जो लेयर हैं वो कैसे, जब एब्जॉर्प्शन होता है तो वो सिमेट्रिकली नहीं होता है, फोर्सेस अलग अलग होते हैं। जबकि एब्जॉर्प्शन जब होता है, जैसे एब्जॉर्ब किया तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जबकि इसमें ऐसा कोई नहीं होता है कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन क्या है, एक यूनिफॉर्मली फिनोमेना है, यूनिफॉर्मली फिनोमेना है, फिनोमेना, और ये नॉन यूनिफॉर्म फिनोमेना है। समझ में आ गया, ये नॉन यूनिफॉर्म फिनोमेना है। इस पर रेट यूनिफॉर्म रेट से होता है, ये नॉन यूनिफॉर्म रेट से होता है। नेक्स्ट आता है कि अगर हम लोग इसमें वाटर को एब्जॉर्ब कराया जाता है कैल्शियम क्लोराइड के साथ, और इसमें वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कराया जाता है सिलिका जेल के साथ। किसके साथ कराया जाता है, सिलिका जेल के साथ कराया जाता है। अब बात आती है कि एडजॉर्प्शन को हम लोग डिफाइन कैसे करें। ये तो हो गया डिफरेंस एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में। तो अब बात आती है कि हम लोग एडजॉर्प्शन को डिफाइन कैसे करें। तो एडजॉर्प्शन एक तरीके से क्या है, चिपक जाना। हिंदी में अगर हम लोग बोलें, जैसे ग्लू वगैरह होता है, तो ग्लू का मतलब है कि उसको हम लोग चिपकाने के लिए यूज़ करते हैं, स्टिक करने के लिए। तो एडजॉर्प्शन का मतलब ये है कि हमारे पास कोई एक सरफेस है, इस तरीके की सरफेस है, और इस सरफेस पे आगे कुछ पार्टिकल्स क्या हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, इस तरीके से हो कि इनके बीच में
जो आने वाले पार्टिकल्स हैं और यहाँ पे जो सरफेस है इस पे क्या हो, कुछ थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हो। तो इस इंटरेक्शन की वजह से वो जो पार्टिकल्स आ रहे हैं वो इस पे इकट्ठे हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो कहाँ हो रहे हैं, सरफेस पे हो रहे हैं। तो अब ये यूनिफॉर्म तो होते नहीं हैं, क्योंकि कहीं पे फोर्स अलग होगा, कहीं पे फोर्स अलग होगा। तो एडजॉर्प्शन को अगर हम लोग डिफाइन करें तो एडजॉर्प्शन इज़ द एडहेशन ऑफ एटम्स। एडजॉर्प्शन क्या है, एडजॉर्प्शन इज़ द एडहेशन ऑफ एटम्स, आयंस और molecules of gas, liquid, molecules of gas, liquid और dissolved solid, और dissolved solid, और dissolved solid। इतना नोट करिए, dissolved solid to the surface, to the surface मतलब ये हो गया कि एडहेशन होता है एटम्स का, आयंस का और सॉलिड या लिक्विड के, या फिर हमारे पास जो डिज़ोल्व सॉलिड होता है वो सरफेस पर क्या हो जाते हैं, एडहेस हो जाते हैं या चिपक जाते हैं। बात एब्जॉर्प्शन की हो गई है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जब व्हेन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। जब एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन साइमल्टेनियसली होते हैं तो उस फिनोमेना को हम लोग एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। दैट मीन्स एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन आर कंसीडर्ड इन अ सिंगल प्रोसेस। तो ये हो गया हमारे पास एब्जॉर्प्शन। अब है एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट की बात कर लेते हैं। जब हम लोग किसी सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट होते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं। सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट होते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ से आप लोग ऐसे याद रखिए, जो सॉल्यूट होगा हमारा वो कहलाएगा एडजॉर्बेट, यानी जो अगर हम लोग एडजॉर्बेट की बात करें तो ये सॉल्यूट होगा, और सॉल्वेंट की बात करें तो वो क्या होगा हमारे पास, एडजॉर्बेंट होगा। आप लोगों को एक नेमोनिक भी बता दें, यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, बेंट, और सॉल्वेंट में क्या आता है, VENT। तो यहाँ से आप लोग याद कर सकते हैं, एडजॉर्बेंट है अगर तो वो सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा, एडजॉर्बेट है तो सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा। तो अब यहाँ से बताइए ज़्यादा क्वांटिटी में क्या होता है हमारे पास, सॉल्यूट होता है या सॉल्वेंट? सॉल्वेंट ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। तो जब ये ज़्यादा क्वांटिटी में होगा मतलब एक चीज़ हमें फिक्स करनी पड़ेगी। जैसे हम लोग वाटर, अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करें तो हम लोग वाटर में ऐड करते हैं ना कोई चीज़, NaCl हो गया या शुगर हो गया, तो वो हम लोग वाटर में ऐड करते हैं। सेम ऐसे ही हमारे पास एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट होते हैं। कैसे? ऐसे कि हमारे पास जो एडजॉर्बेट है, तो एडजॉर्बेट है जो जमा होने के लिए आ रहा है, और एडजॉर्बेट क्या है, जिस पर जमा होने आ रहा है, जिस पर, और जो जमा होने आ रहा है उसको क्या कहेंगे, एडजॉर्बेट, और जिस पर जमा होने आ रहा है उसको क्या कहेंगे, एडजॉर्बेंट। मतलब जो कलेक्ट होने के लिए आ रहे हैं उसको एडजॉर्बेट, और जिस पर कलेक्ट होने के लिए आ रहे हैं उसको हम लोग एडजॉर्बेंट बोलेंगे। तो अ सब्सटेंस दैट इज एडजॉर्ब्ड, इसको हम लोग लिखेंगे अ सब्सटेंस दैट इज एडजॉर्ब्ड। जो एब्जॉर्ब्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेट बोलते हैं। और ये होता है एडजॉर्बेंट, इट इज़ अ सॉलिड और लिक्विड भी हो सकता है। यहाँ पे मैं सॉलिड लिख रहा हूँ। सॉलिड सब्सटेंस यूज्ड टू कलेक्ट सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, यूज्ड टू कलेक्ट सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का मतलब एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ लिक्विड और गैस, फ्रॉम
अ लिक्विड और गैस। इतना समझ में आ गया? तो आप इतना नोट करिए। अब हम लोग चल रहे हैं एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट पे, इनको पढ़ना है। मेन थीम हमारा है एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट, ये है। इसी को अगर हम लोग समझ गए तो आगे हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ जो वीडियो देख रहे हैं ये 12th लेवल की वीडियो भी है, काफ़ी बेसिक है। हम लोगों को पहले बेसिक क्लियर करना है, जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा आगे नहीं बढ़ पाएंगे कि क्या उसमें फिनोमेना हो रही हैं। तो हम लोग आ रहे हैं फिर से अपने एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट पे, एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट पे, एड्जॉर्बेंट पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे एड्जॉर्बेट, हमारे पास जो एड्जॉर्बेट होगा वो सॉलिड होगा और लिक्विड होगा। मतलब एड्जॉर्बेट हमारे पास सॉलिड और लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, जबकि एड्जॉर्बेंट सॉलिड और लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। जबकि एड्जॉर्बेट सॉलिड भी हो सकता है, सॉलिड मतलब डिसॉल्व सॉलिड, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। अब हमारे पास कई तरीके के इंटरफेस बनती हैं। इंटरफेस का मतलब कुछ ना कुछ मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो इंटरफेस किस तरीके से बनती हैं? तो हमारे पास फिक्स चीज़ क्या है? एड्जॉर्बेंट है। एड्जॉर्बेंट एक फिक्स चीज़ है, एक तरीके से ये सॉल्वेंट है। तो हम लोग सॉल्वेंट में ही तो ऐड करते हैं। तो हमारे पास जो रेफरेंस है, जो हम लोग फिजिक्स के मेथड से देखें तो रेफरेंस, अगर मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम लोग इसको कहेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो हम लोग इसको तो फिक्स कर देते हैं, बाकी वेरी कराते हैं इनको। तो हमारे पास कितने तरीके के बन सकते हैं जो इम्पोर्टेंट इंटरफेस हैं? तो इम्पोर्टेंट इंटरफेस दैट वी स्टडी इन सरफेस केमिस्ट्री। तो इम्पोर्टेंट सरफेसेस, इम्पोर्टेंट सरफेस इंटरफेसेस, सॉरी इंटरफेसेस, इम्पोर्टेंट इंटरफेसेस हम लोग इस तरीके से करेंगे। ये सॉलिड है, सॉलिड का गैस के साथ, तो ये हो गया सॉलिड गैस इंटरफेस। सॉलिड का लिक्विड के साथ, तो सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। सॉलिड का सॉलिड के साथ, सॉलिड का सॉलिड के साथ, ये हो गया। चौथा, सॉलिड का काम कंप्लीट हो गया, लिक्विड पे चलते हैं। अब लिक्विड का गैस के साथ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद करने के, मैथमेटिक्स लगा रहे हैं यहाँ पे। तो लिक्विड का गैस के साथ। फिफ्थ, लिक्विड का लिक्विड के साथ। सिक्स, लिक्विड का सॉलिड के साथ। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्यों इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास 1 ml वाटर में 10 kg NaCl। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये जो फिनोमेना है वो कुछ इसी तरीके की है। तो ये हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। ऐसी कोई भी फिनोमेना, कोई भी ऐसी इंटरफेस एग्जिस्ट नहीं करती है। सॉलिड सॉलिड करती है, बट दिस इज़ नॉट सो मच इम्पोर्टेंट। इंडस्ट्री में और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जो यूज़ होती है वो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारे पास सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। इसका इंडस्ट्रियल मेथड पे काफ़ी यूज़ होता है सॉलिड लिक्विड इंटरफेस का। तो यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोगों को याद नहीं करना है इंटरफेस, इस तरीके से बना के देखना है तो अपने आप याद हो जाएंगे, रटेंगे तो भूल जाएंगे। तो इसको आप लोग करिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग चल रहे हैं अपने मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन, इसको नोट करिए। मैकेनिज्म पे चलते हैं एड्जॉर्प्शन की। सो दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन। व्हाट इज़ द मैकेनिज्म? कि ये किस तरीके से एड्जॉर्बेट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एड्जॉर्बेंट पे आके कलेक्ट होते हैं, किस वजह से होते हैं? दोस्तों द फर्स्ट पॉइंट इज एड्जॉर्प्शन अकर्स बिकॉज द पार्टिकल ऑन द सरफेस एंड द पार्टिकल इन द बल्क। मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोई एक सरफेस है इस तरीके से, और ये जो सरफेस कहलाएगी वो कहलाएगा क्या? एड्जॉर्बेंट। एड्जॉर्बेंट। तो यहाँ पे क्या, इसके अंदर और बाहर दोनों क्या सेम टाइप के फोर्सेस होंगे?
एनवायरनमेंट सेम होगा? नहीं होगा ना। तो इसीलिए जो फर्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कि एडजॉर्प्शन अकर बिकॉज द पार्टिकल ऑन द सरफेस एंड पार्टिकल इन द बल्क, अंदर वाला बल्क कहलाता है और ऊपर वाला सरफेस कहलाता है। मतलब जो ओवरऑल बॉडी है, इनसाइड द बॉडी इज बल्क, आउटसाइड द बॉडी इज सरफेस। सो बल्क ऑफ द एडजॉर्बेंट आर नॉट इन द सेम एनवायरनमेंट। मतलब जो हमारे पास एडजॉर्बेंट है उसमें सरफेस के पार्टिकल और बल्क के पार्टिकल सेम एनवायरनमेंट में नहीं होते हैं, सेम एनवायरनमेंट में नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि जो नेट फोर्स लगता है उस पर वो सेम नहीं होता है। मतलब जैसे ये मार्कर हो गया, तो इस मार्कर का जो सरफेस है दैट मीन्स ऊपर, जिसको मैं इस तरीके से टच कर सकता हूँ, वो सरफेस हो गया। और जो इनसाइड द बॉडी है उसको तो मैं टच कर नहीं पा रहा हूँ। तो आप लोग खुद बताइए कि ये जो सरफेस है और इस इनसाइड है, यहाँ पे जो पार्टिकल हैं क्या वो एक सेम एनवायरनमेंट में है? नहीं है ना। तो उनके अगर सेम एनवायरनमेंट में नहीं है तो इन पे फोर्स भी कैसा होगा? सेम नहीं होगा। दैट मीन्स सरफेस एंड बल्क बोथ हैव डिफरेंट एनवायरनमेंट, सो the forces acting on them is also different. Now the second point, यहाँ पे ऐसे हमारे पास ये होंगे। सो ये सरफेस हो गया और अंदर हमारे पास बल्क हो गया, और यहाँ पे जो ये आ रहा है वो क्या कहलाएगा? एडजॉर्बेट कहलाएगा। सेकेंड पॉइंट है द पार्टिकल्स ऑन द सरफेस हैज अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट विच ऑल्सो कॉल्ड रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्स। मतलब ये है कि ये जो एक सरफेस हो गई, तो यहाँ पे फोर्स इस तरीके से अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे अलग होगा, इतने पार्ट पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पर अलग होगा। तो यही चीज़ है, अनबैलेंस्ड फोर्स होते हैं जिन्हें रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं। थर्ड पॉइंट है ड्यू टू दीज फोर्सेस द सरफेस पार्टिकल्स ऑफ द एडजॉर्बेंट अट्रैक्ट द एडजॉर्बेट पार्टिकल्स। एडजॉर्बेट पार्टिकल्स, ये जो रेजिडुअल फोर्सेस हैं, इन रेजिडुअल फोर्सेस पर एडजॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं ड्यू टू रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन, जब पार्टिकल्स आ गए एडजॉर्बेंट के तो क्या हो गया? ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन देयर इज ऑलवेज डिक्रीज इन द रेजिडुअल अट्रैक्टिव एनर्जी ऑफ द सरफेस। अब क्या हो रहे हैं? पार्टिकल्स इस पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे कम होता जाएगा। होगा कि नहीं? अरे भाई यहाँ पे आके वो आगे चिपक गया है, अटक गया है, तो उतने जगह की जो अट्रैक्शन एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और फिर ऊपर से कोई पार्टिकल आएगा उतना इफेक्टिवली इस पर अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। तो वही कह रहे हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द सरफेस डिक्रीजेज, दैट मीन्स द एनर्जी ऑफ द सरफेस डिक्रीजेज एंड दिस अपीयर्स एट हीट। तो जब कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जैसे ये यहाँ आ रहा है तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो कुछ एनर्जी रिलीज़ होगी कि नहीं होगी? तो वो किस के फॉर्म में रिलीज़ होती है? हीट के फॉर्म में रिलीज़ होती है, और ये क्या कहलाता है? दिस इज़ कॉल्ड हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। जो रिलीज़ होती है जिस वजह से उसमें हीट जनरेट होती है वो कहलाती है हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया हमारा? फिफ्थ, एडजॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक एंड डेल्टा इज ऑलवेज नेगेटिव। एडजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक, जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, दो बॉन्ड फॉर्म, जैसे बॉन्ड दो एटम्स आ रहे हैं इस तरीके से जुड़ रहे हैं आपस में, तो वो क्या करते हैं? उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है, बॉन्ड फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है एनर्जी डिक्रीज़ करती है, रिलीज़ होती है। तो जब एनर्जी रिलीज़ होती है तो वो कहलाता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा एच कैसा होता है? नेगेटिव होता है। अगर हम लोग जब काइनेटिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताएंगे कि डेल्टा एच नेगेटिव कैसे होता है। The next point is when the adsorbate molecules are adsorbed on the surface of the adsorbent। देखिए ये जो हमारे पास आ रहे हैं, जैसे H आ रहा है, एंथैल्पी हो गया। एंथैल्पी क्या है? एक स्टेट फंक्शन है, मैंने थर्मोडायनेमिक्स में बताया हुआ था। एंट्रोपी भी क्या है? एक स्टेट फंक्शन है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एंट्रोपी की बात करें तो एंट्रोपी का मतलब क्या है? जैसे हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स अगर इस कमरे में हैं, कहीं हॉल में है,
तो अगर हॉल होगा तो हॉल में गैस के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, एक छोटा कमरा होगा वहाँ डिस्ट्रीब्यूट थोड़ी कम मात्रा में होंगे। तो अगर यहाँ से जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो रैंडमनेस है, उनके मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट है, रैंडमनेस है, वो कहलाती है उनकी एंट्रोपी। तो किसी हॉल में है दैट मीन्स उसकी एंट्रोपी ज़्यादा है, किसी कमरे में है उसके कंपैरिजन में एंट्रोपी कम हो गई। जब वो गैस के मॉलिक्यूल्स को हम इस सरफेस पे लेके आ गए, इस गैस के सरफेस पे, इस सॉलिड के सरफेस पे लेके आ गए गैस के मॉलिक्यूल को, वो यहाँ पे आके चिपक गए, तब क्या होगा, एंट्रोपी क्या हो जाएगी, उनकी रैंडमनेस काफ़ी कम हो जाएगी। और जब रैंडमनेस कम हो जाएगी तो क्या होगा, एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, तो S2 माइनस S1 जब करेंगे तो वो कैसा आएगा, नेगेटिव। फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे वो नेगेटिव आएगा, डेट मीन्स डेल्टा एस कैसा आएगा, नेगेटिव। सो दिस पॉइंट इज व्हेन द एडसॉर्बेड मॉलिक्यूल्स आर एडसॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट, एंट्रोपी डिक्रीजेज। एक और चलते हैं, हम लोगों को रिलेशन पता है डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, पढ़ चुके हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास डेल्टा एच कैसा है, नेगेटिव है, टी यहाँ पे डेल्टा एस कैसा है, नेगेटिव है। तो ये तो नेगेटिव क्वांटिटी हो गई और यहाँ से क्या हो गया, पॉजिटिव मिल गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव मिल गया। अब बात आती है कि अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होनी है, ये एडजॉर्प्शन की फिनोमेना हैपन होनी है, एडजॉर्प्शन यहाँ कराना है, तो डेल्टा जी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि फॉर अ रिएक्शन टू बी फीजिबल डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। सो अब डेल्टा जी नेगेटिव होने का मतलब है कि डेल्टा एच और एंट्रोपी में ऐसा रिलेशन हो कि हमेशा डेल्टा एच क्या हो जाए, नेगेटिव हो, और डेल्टा जी की वैल्यू कैसी आ जाए, नेगेटिव हो जाए। दैट मीन्स फॉर द एडजॉर्प्शन टू बी स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। दिस कैन हैपन इफ डेल्टा एच हैज़ अ सिग्निफिकेंटली हाई वैल्यू, हाई नेगेटिव वैल्यू। सो डेल्टा जी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे जो एडजॉर्प्शन होगा वो नेगेटिव हो, मतलब एडजॉर्प्शन हो जाएगा। एक कंडीशन है जहाँ पे ये डेल्टा एच कैसा होता है, पॉजिटिव आता है, ठीक है, वो भी हम लोग कंडीशन पढ़ेंगे। नाउ द लास्ट पॉइंट इज एज द एडजॉर्प्शन कंटिन्यू, जैसे जैसे एडजॉर्प्शन होता जाता है डेल्टा एच बिकम्स लेस नेगेटिव। क्यों, यहाँ पे जैसे बॉन्ड क्या हो रहा है, जितना बॉन्ड फॉर्म हो गया, अट्रैक्टिव फोर्स पहले ज़्यादा था जब कोई भी मॉलिक्यूल नहीं था, फिर यहाँ पे एक लेयर आ गई, अब क्या हो गया, इस लेयर पे जो हमारे पास रेजिडुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो कम हो गया। तो अब जब आते जाएंगे तो धीरे धीरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और जो एनर्जी रिलीज़ होनी है वो भी कम हो जाएगी। दैट मीन्स धीरे धीरे डेल्टा एच की वैल्यू कैसी होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो लेस नेगेटिव टिल इट बिकम्स इक्वल टू टी डेल्टा एस, और ये तब तक होगा जब तक डेल्टा एच और डेल्टा एस आपस में बराबर ना हो जाएं। दैट मीन्स उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, व्हेन डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस एंड डेल्टा जी उस कंडीशन पे जीरो हो जाएगा, और डेल्टा जी जीरो होने का मतलब है इक्विलिब्रियम आ गया है। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। तो ये इसके आप लोग नोट्स भी बनाइए, और ये जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसका आप लोग नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन। देयर आर टू, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द adsorbate and adsorbent, there are two types of adsorption. The first one is physical adsorption and the second one is chemical adsorption. Physical adsorption is also known as physiosorption and chemical adsorption is also known as chemisorption. So ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये जियो साइंटिस्ट के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था रिटन में, और इससे हमें काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं। ये वन लाइनर भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इनसे पूछ लिए जाते हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या है, तो मेनली फिजियोजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन में जो डिफरेंस है तो वो सामने आपके लिखे हुए हैं 8 पॉइंट्स, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम लोग एक एक करके समझते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इन फिजियोजॉर्प्शन इज़ वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दैट मीन जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है,
उसमें हमारे पास जो एड्सॉर्बेट है और एड्सॉर्बेंट है, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट दोनों के बीच में वीक वान डेर वाल्स फोर्सेस लगते हैं। जबकि केमिजॉर्प्शन में स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगते हैं। सेकेंड पॉइंट है लो डिग्री ऑफ हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। अभी हम लोगों ने अपने मैकेनिज्म में देखा हुआ था, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन मतलब एनर्जी रिलीज हो रही थी। तो एनर्जी हीट ऑफ एडजॉर्प्शन का जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज। तो फिजियोजॉर्प्शन में वीक वान डेर वाल्स फोर्स होते हैं, इस वजह से इनकी जो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन होता है वो कम होता है। जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन में बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनते हैं, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उसकी एंथैल्पी चेंज उतनी ज़्यादा होगी, दैट मीन्स उतनी ही ज़्यादा नेगेटिव होगी। और नेगेटिव होगा तो उसको फिर से जो तोड़ने के लिए हम लोगों को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, और वो होती है 40 to 400 किलो जूल पर मोल। ये है रिवर्सिबल प्रोसेस। फिजियोजॉर्प्शन इज़ रिवर्सिबल प्रोसेस एंड केमिजॉर्प्शन इज़ इरिवर्सिबल प्रोसेस। ज़ीरो एक्टिवेशन एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत या एक्टिवेट ही नहीं करना पड़ेगा, तो इसमें जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। जबकि यहाँ पे अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो हाई, दैट मीन्स इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराना है। तो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। एक्टिवेशन एनर्जी और प्रोडक्ट फॉर्मेशन एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। दैट मीन्स अब फर्स्ट पॉइंट है कि देखिए ये क्या होता है, हमारे पास वीक अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं, तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो फोर्सेस क्या होते जाएंगे, धीरे धीरे कम होते जाएंगे ना। तो टेम्परेचर इंक्रीजेस, फिजियोजॉर्प्शन डिक्रीजेस। बट जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो केमिकल एडजॉर्प्शन स्टार्टिंग में तो बढ़ेगा, इंक्रीज़ करेगा, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट पे आने पर फिर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया तो उससे फिर केमिकल एडजॉर्प्शन वैल्यू कम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन स्पेसिफिक। फिजियोजॉर्प्शन इज़ नॉन स्पेसिफिक प्रोसेस वाइल केमिजॉर्प्शन इज़ हाईली स्पेसिफिक प्रोसेस। फिजियोजॉर्प्शन में मल्टी लेयर फॉर्मेशन होता है, केमिजॉर्प्शन में मोनोलेयर फॉर्मेशन होता है। एंड फिजियोजॉर्प्शन नो सरफेस कंपाउंड इज़ फॉर्म, कोई भी सरफेस कंपाउंड फॉर्म नहीं होता है, जबकि यहाँ पे डेफिनेट सरफेस कंपाउंड फॉर्म होते हैं। सो ये हमारा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था सरफेस केमिस्ट्री का। हम लोग अब पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द एडजॉर्प्शन एंड देन वी कम टू आवर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, लैंगम्यूर आइसोथर्म। तो लैंगम्यूर पढ़ेंगे हम लोग अपनी अगली वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को भी देखिए। अगली वीडियो के लिए जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो देख रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है तो इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।